बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर के, क्योंकि आप लोग आरजेडी ज्वाइन किए हैं, तो सवाल भी आपसे होगा कि आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है सरकार के? अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहता तो 36 घंटे के अंदर में सोमनाथ से अपराधियों घसीट करके बिहार ले आया गया, इसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? दूसरी चीज, एक चीज और बता देते हैं, जब सरकार बनती है ना तो बहुत सारे अपराधी लोग थर्रा जाते हैं, तो वो क्राइम बढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार पर निगेटिविटी आए और सरकार गिर जाए ताकि उस अपराधियों का मंसूबा बढ़ता रहे। लेकिन आप समझ लीजिए, ये तेजस्वी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, इस सरकार में एक भी अपराधी नहीं बने। रह गई बात, आप यूपी की बात करते हैं, यूपी में ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जो सरकार बदलने तो दीजिए, सारे खुलासे होंगे। ऐसे इनकाउंटर करके यूपी में मार दिया गया है अपराधी बना करके। अपराधी तो खुला मुख्तार घूम रहा है, अपराधी तो प्रदेश खुला घूम रहा है, अपराधी को मारे कहां हैं आप? मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग अभी, हालांकि इनका परिचय की अगर बात करें तो ये लोग पहले से भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं और इनका अपना जो था भारतीय छात्र युवा एकता मंच के माध्यम से ये लोग लगातार छात्रों के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी बहुत सारे सहयोग किए, जिसमें हमारे साथ देखिए राजू मंडल जी हैं और चंदन कुमार ठाकुर जी, प्रिय रंजन ठाकुर जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके साथ हरिओम यादव जी हैं। ये सभी लोग अभी की अगर बात करें तो ये लोग अपने स्तर से लगातार समाज सेवा में तो लगे रहे और राष्ट्रीय भारतीय छात्र युवा एकता मंच के माध्यम से कई आवाज को इन्होंने बुलंद किया, जिसमें एक रेल लाइन की बात करें वो भी इसमें जुड़ता है। लेकिन आज जिस चर्चा को लेकर हम बैठे हैं, इस चर्चा में सबसे पहला चर्चा है कि ये लोग अभी आरजेडी ज्वाइन करके आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करके आए हैं, और ज्वाइन करने के बाद आज तो इन लोगों के चेहरे पे अभी जो मुस्कान नया नया दिखेगा, वो हम ये एक नई, हालांकि मुस्कान पहले से जो था उसमें एक हमको नया चमक दिख रहा है। इस मुस्कान को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आरजेडी में जाने के बाद, हालांकि उधर देखिए एक तो यादव जी हैं जिनकी बात करें आरजेडी, तो उनके जो है सो एकदम मतलब अभी तक कहा जाता है, अब क्या है इंटरनल वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि यादव जी है मतलब आरजेडी के होंगे। दूसरे देखिए प्रिय रंजन ठाकुर जी, ये ठाकुर जी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, इनको लेकर के भी आखिर ब्राह्मण है तो ये अब जो है आरजेडी, हालांकि देखिए इंटरनली जो है सभी पार्टियों में अगर कहें तो लगभग भूमिहार और ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व माना जाता है, इसको लेकर के। और चंदन कुमार ठाकुर जी ये भी अभी गए हैं, और इन लोगों का क्या अभी ऐसा लगा। अब दूसरा ये देखिए, ये जो है हालांकि नीतीश कुमार के वर्ग से आते हैं, और दूसरे ये भी जाकर के अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं। क्यों, कैसे आरजेडी ज्वाइन हुआ, कब से ये प्रोग्राम चल रहा था, और भारतीय छात्र युवा एकता मंच के बैनर के साथ साथ अब आरजेडी का भी बैनर दिखेगा। मुख्य एजेंडा, क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा है कि सरकार को लेकर के लगातार तरह तरह की, शिक्षकों को लेकर के विशेष अभी चल रहा है कि नहीं, शिक्षकों पर बहुत कार्रवाई किया गया, हालांकि कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल हम इन लोगों से यही करेंगे, सबसे पहले क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो हम चाहेंगे प्रिय रंजन ठाकुर जी कुछ कहें कि आपको ज्वाइन करने का मूल मकसद क्या था, और आप लोग जो ज्वाइन किए हैं क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हम पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं, और इसीलिए मजबूत करना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि एक समाजवादी विचारधारा को लेकर के हमेशा लालू जी चले, जिसमें हर एक जाति के गरीब, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को हमेशा सम्मान दिलाने का काम बिहार में लालू जी ने किया। आगे एक चीज़ और देखेंगे, लालू जी के कैरेक्टर को अगर देखेंगे तो वैसे भारत में बहुत नेता हुए, लेकिन किसी को ईडी का डर दिखाया गया, किसी को सीबीआई का डर दिखाया गया, और उन्होंने सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी जी के सामने, एक तानाशाही सरकार के सामने। लेकिन लालू ही ऐसा व्यक्ति है जो न कभी झुके और न कभी डरे, और आगे भी ये जो सामंती ताकत है जो चाहती है जो भारत पर हम अपना कब्जा जमा लें, उसको एकदम से नेस्तनाबूद करने के लिए खड़ी है। तो हम लोग भी इस विचारधारा में उनके साथ खड़े हैं, और देश में हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अभी ज्वाइन करने को लेकर के मेन जो है, क्योंकि अभी राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, लगभग
मीनापुर की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र लगभग आरजेडी का पूरा एकदम झंडा परचम लहरा रहा है। ऐसे में आप मुजफ्फरपुर में किस स्तर का संगठन की तैयारी को लेकर के आप लोगों का चल रहा है? क्योंकि अभी 24 लोकसभा को लेकर के आपके तरफ से चूंकि अभी आप लोग ज्वाइन किए हैं, हो सकता है इंटरनली आप लोगों को भी कुछ बताया गया हो कि लोकसभा को लेकर के हम लोग कैसे तैयारी करनी है, यहाँ क्या गाइडलाइन आपको दिया गया है लोकसभा को लेकर? देखिए, लोकसभा को लेकर के बहुत सारी मुद्दे हैं जो हमारे सांसद भी ने नहीं उठाए। आज अगर सांसद थोड़ा भी कंसस होते तो पता ही एयरपोर्ट होता। दरभंगा में एयरपोर्ट हुआ, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में भी एम्स जैसी बड़ी अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों में कहीं न कहीं सांसद भी कहीं दिखे नहीं संसद में। एक रेलवे लाइन है जो बहुत समय पहले पास हुई थी, कटरा होते हुए और आई होते हुए जनकपुर रोड के लिए, तो वो सब सारी मुद्दे जो है अधूरी रह गई। तो हम लोग चाहते हैं कि जो एक बुलंद आवाज़ के माध्यम से जनता को कहें कि इस बेकार को जो काम करने वाला नहीं है उसको हटाइए। और हम लोग पूरे देश से वैसे हटाना चाहते हैं वैसे लोगों को, लेकिन यहाँ से तो हटाइए ही हटाइए। देखिए, हटाइए, हालांकि वो जनता तय करेगी किनको हटाना है किनको लाना है। सबसे बड़ी बात कि अभी जस्ट आप लोग यहाँ चाह रहे हैं, कई मामले ऐसे हैं जो सांसद महोदय के ऊपर भी आरोप लगातार लगे कि उस क्षेत्र में बहुत कम दिखाई देते हैं, अक्सर दिखाई देंगे तो कहीं पर्व त्योहार में या कहीं मरनी में या जनों में दिखाई देते हैं। ऐसे मामले लगातार चलते रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि इन लोगों का अभियान अभी चल रहा है, आप लोग इस अभियान के तहत अभी आपने जैसे बोला कि वास्तव में वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। रेलवे लाइन को लेकर के प्रस्ताव तो आया, लेकिन उसके बाद तो कोई चर्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखाई दिया। चंदन जी हैं, चंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं, और इनसे चूंकि अभी देखिए आरजेडी को लेकर के अभी लगातार जो शिक्षक लोग नाराज हैं, क्योंकि अचानक सरकार में है, अब दोनों लोगों के अलायंस में सरकार चल रही है जदयू के साथ, ऐसे समय में शिक्षक लोग नाराज चल रहे हैं अभी। हालांकि उसमें कुछ संशोधन किया गया छुट्टी को लेकर के, लेकिन उसके बाद बीपीएससी को लेकर के भी नाराजगी थी, हालांकि लोगों ने दिया भी है। क्या उसमें समीकरण लग रहा है कि इसमें क्या सरकार की तरफ से कोई जो फैसले लिए गए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये सबसे पहली बात है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर नई बिल्डिंग बनाना है तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। जब आप पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे तो रहने में कठिनाई तो होगी, लेकिन उस कठिनाई को जब आप पार करेंगे तो एक ऐसे शानदार बिल्डिंग आपको मिलेगा जहां आप कम से कम 100 वर्षों तक आराम से रह सकते हैं। यही स्थिति बिहार की है। सबों ने कहता था जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है। जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है और उस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक मंत्री के अपर सचिव, बिहार सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है, कुछ तो कमियां दूर करने में कुछ तो दिक्कतें होगी, और दिक्कतें सबको महसूस होती हैं। शिक्षक को भी होगी, विद्यार्थी को भी होगी, और तमाम तरह के ऐसे पदाधिकारी होगा जिनको दिक्कतें होगी, जो आज तक अपने साथ करते आए हैं एक साथ, उसको अपने कुछ आदतें को ही छोड़ना होगा। और खास करके शिक्षकों को क्या दिक्कत होगी, वो तो हमारे गुरु हैं। गुरु का दर्जा कोई कहीं से नहीं खत्म किया जा सकता है, केवल व्यवस्था की बदलाव हम लोग कर रहे हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा को हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं, केवल उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे उसको सही तरीके से चलाया जाए। जो आने वाले 30 साल का जो दाग लगा हुआ है बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो आप 2025 की चुनाव जब लड़ने हम लोग बिहार में आएंगे, तब आप खुद कहिएगा जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के जो अभी तक सवाल उठाए गए हैं, हालांकि सवाल कोई दूसरा नहीं उठाया है, आप ही के शिक्षा मंत्री, आपके जो पार्टी के अलायंस के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी उठाया है कि वास्तव में यहाँ योग्य शिक्षक नहीं है। जैसे भर्ती को लेकर के अभी कि बाहर वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर के चूंकि यहाँ वाले में क्वालिटी नहीं है। आखिर आप सरकार में है, नीतीश कुमार जी लगातार अभी तक 17 साल, लगभग 18 साल होने वाला है, 18 साल तक शिक्षक के लिए तैयार कर पाए, ऐसे अभ्यर्थी उनके यहाँ नहीं तैयार हो पाया। ऐसे स्कूल में ऐसा शिक्षा व्यवस्था है कि उनके यहाँ योग्य शिक्षक उनके यहाँ दिखाई नहीं देता है कि कंप्यूटर का नहीं है, इसका नहीं है। कैसा शिक्षा व्यवस्था उनके बना के रखे हुए हैं कि योग्य शिक्षक नहीं है, ये किसने कह दिया? योग्य शिक्षक भी हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था है। लेकिन एक चीज आप बताइए, जब आप बिहार के तमाम तरह के लोग, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, वर्कर हो, पूरे देश में जाकर के नौकरी करते हैं, और आपके राज्य में जब दूसरे लोग नौकरी करने आते हैं आप रोकते हैं, ये कहाँ की परंपरा है? जब एक देश, एक संविधान, एक निशान होनी चाहिए, आप ही कहते हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी, जो एक निशान, एक संविधान, एक देश होनी चाहिए, तो फिर उस एक देश में एक राज्य भी होना चाहिए।
और इस राज्य में सभी लोगों को छूट होना चाहिए, और जिसके अंदर क्वालिटी होगा शिक्षक तो वही बनेगा भैया। पहले आपको क्योंकि राज्य स्तर की अगर बात करें तो पहले आपके लिए राज्य आएगा या पहले देश आएगा? आप मुख्यमंत्री राज्य के हैं या देश के? नहीं, हम देश के अंदर मुख्यमंत्री राज्य के हैं, पहले देश है मेरे लिए तब राज्य। प्राथमिकता आपके लिए क्या होनी चाहिए, राज्य के लोग या देश के लोग? पहले अपने राज्य के लोगों को तो सुरक्षित कीजिए। सबसे बड़ी बात है राज्य का जो लोग है या जो युवा है, हमारे यहाँ से युवा, बहुत सारे युवा, अगर हम कहें तो डेली ट्रेन में भर भर के बैठने का जगह नहीं होता है, जिसमें यहाँ से लोग जाते हैं बाहर, लेकिन उसके बाद आप कहिएगा नहीं पहले हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं वो जाएं, बढ़िया हम बाहर से लेकर के आएंगे, यहाँ बढ़िया तैयारी नहीं होगा, आप उनको रोकने दीजिएगा तभी तो तैयार होगा। बढ़िया के लिए तो खुली चुनौती है, बीपीएससी की एग्जाम हो रही है, उसमें तो खुली चुनौती है। जो बढ़िया होगा वो अपनी प्रतिभा को साबित करेंगे। और रह गई बात बाहरी लोग भी आएंगे, अब एक चीज बताइए, अगर हमारे शिक्षक बाहर जाकर के ट्रेनिंग करें, अभी आप दिल्ली में देखे होंगे जो बाहर शिक्षकों को भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, जब हमारे शिक्षक बाहर जाकर के ट्रेनिंग करके आएंगे तो बाहरी व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करेंगे, और बाहर से भी कुछ शिक्षक अगर आकर के यहाँ पढ़ाएंगे तो बाहरी कुछ व्यवस्था को वो पढ़ाएंगे। पता नहीं कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो। अभी चंदन जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अभी, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी को लेकर के आप लोग जो ज्वाइन किए हैं, इसको लेकर के क्या कहिएगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, या आरजेडी आप लोगों ने ज्वाइन किया, मेन मकसद के साथ साथ क्या बदलाव चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अभी नीतीश कुमार के साथ जाकर कितना असरफुल समझ में आ रहा है आपको आरजेडी? देखिए, नीतीश कुमार जी जो काम किए, पहले तो 90 से लेकर के 2005 तक आरजेडी जो काम किया, उससे आगे नीतीश जी बढ़ाए हैं। अब दूसरी पीढ़ी जब तेजस्वी जी के हाथ में नेतृत्व आया, तब जितना काम नीतीश जी छोड़ करके जाएंगे, उस काम को जब भी तेजस्वी जी को मौका मिलेगा काम करने का, पर्सनली मौका मिलेगा, अभी तो हम नीतीश जी के ही साथ हैं, और नीतीश जी के ही निर्देशानुसार उनकी कार्य करने की शैली, बिहार को किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया था, उस तरीके से हम लोग साथ मिल करके कार्य करेंगे। रह गई आरजेडी ज्वाइनिंग की बात करते हैं, तो देखिए अभी दो तरीके का धारा देश में बह रहा है, एक समाजवाद की धारा है और एक धर्मवाद की धारा। कैसा धर्मवाद? जो नाम मानने वाले धर्मवाद, जिसको एक मंत्र तक न याद कर, जिसको ये नहीं पता हो जो टीका किस उंगली से लगाया जाता है, ऐसे धर्मवाद। दूसरा एक ऐसे समाजवाद जो समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता हो। हम जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, वो मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जब समाज की स्थापना करने की बात आता हो, जिस जैसे आजादी के लिए लड़ाई में ना कोई जाति देखा गया, ना कोई धर्म देखा गया, लक्ष्य एक था जो अंग्रेजों को भगाना है। इसी तरह से हमारा बिहार में लक्ष्य है, जो हम बिहार में पढ़ाई लिखाई, दवाई सुनवाई और कार्रवाई की तरफ बिहार को बनाएंगे, और ऐसे बिहार बनाएंगे जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति अगर थाना में चले जाए तो उसकी रपट लिखी जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति अगर एम्स में चले जाए, आईजीएमएस में चले जाए, उसको किसी पैरवी की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं अगर तेजस्वी जी, तो हम लोग लगातार विरोध में रहे संगठन के माध्यम से। तो क्या विरोध में रहने से क्या समाज समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगा? हम लोगों ने यह तय किया, हमारी कमेटी यह तय किया, जो अगर हम सरकार में रह करके सही समाज की दिशा में अगर हम सरकार को चलाने में मदद करें, तो क्यों न एक प्रयास किया जाए। एक प्रयास राम मनोहर लोहिया जी कहे थे, जो अगर आपको सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो समाज की बदलाव आप नहीं कर सकते। आंदोलन से भी समाज का बदलाव केवल नहीं हो सकता है, तो सत्ता में साझेदारी होगी। दूसरी चीज, अगर पुरानी पीढ़ी जाएगी तो नई पीढ़ी आनी चाहिए राजनीति में। उस नई पीढ़ी का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी के साथ रह करके भी हम लोग सीखेंगे, और आने वाले समय में नई पीढ़ी का रिप्रेजेंटेटिव करके बिहार को एक ऐसे बिहार बनाएंगे जो देश के मानचित्र में बिहार फिर से वो बिहार बनेगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बिहार था। वह पाटलिपुत्र फिर से देश की राजधानी बनेगा, जो कभी मौर्य के समय में अखंड भारत का राजधानी था। ऐसे बिहार बनाना चाहिए। बिहार को लेकर के जो परिदृश्य या जो आपने लाइन खींचा है कि वास्तव में इस प्रकार का बिहार होना चाहिए, उसी बिहार की अगर बात करें तो हमारे साथ देखिए अभी राजमंडल जी हैं। राजमंडल जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमने लगातार दिखाया, कई क्राइम का सीन हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, जिसको देख करके हम लोगों को भी रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वास्तव में न तो पत्रकार को छोड़ा गया, न पुलिस वाले को छोड़ा गया, आम जनता की तो बात ही नहीं पूछिए। इस प्रकार के जो माहौल है, ऐसे में आप लोग आरजेडी ज्वाइन किए, आप लोग तमाम अभी हॉट ब्लडेड हैं,
नया खून है आप लोगों में, क्या लग रहा है कैसे बदलाव हो पाएगा? आप लोग आरजेडी में गए हैं तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि वास्तव में आरजेडी इस पे अपना स्टैंड क्या रखती है और क्या लग रहा है इस प्रकार का माहौल हम लोग चाहते हैं बिहार जहाँ क्रिमिनल खुला तौर से घूम रहा हो? लगाम लगने की बात है तो एकदम लगाम लगेगा। किसी भी परिदृश्य को बदलने के लिए आप एक बैग, कुछ ऐसा नहीं है कि आप ले आइए उसको खड़ा कर दीजिए। उस क्षेत्र में काम हो रहा है, लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए भट्टी जी को लाया गया है और वो लगातार घूम रहे हैं। देखे होइएगा, आज से एक सप्ताह पहले मुजफ्फरपुर में भी आए थे, हर एक जिला का दौरा कर रहे हैं और पुलिस को सख्त निर्देश है कि जो क्राइम कर रहा है उसे बख्शा न जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अरेस्टिंग होना चाहिए और जो निर्दोष है उसका जो है क्या बोलते हैं उसको छोड़ा जाए। अगर अच्छा से उसका जीवन यापन हो, इस तरीके का व्यवस्था बिहार में बनाया जाए, उसका उस पर काम चल रहा है। अभी चर्चा सरकार नहीं करा रहा है, सबसे बड़ी बात है सरकार के हाथ में इशारा है। सरकार अगर चाहेगी, जैसे लोग एग्जाम्पल हम लोग जब चर्चा करते हैं या हम आम लोगों से जब गांव में पूछते हैं तो लोग उदाहरण तुरंत यूपी का देना शुरू कर देता है कि बहुत बड़ा था। अब जब से यहाँ आरजेडी साथ में आई है तब से जो है जंगल राज शुरू हो गया। इसको लेकर के भी लगातार, हालांकि आप भी गांव में जाते होंगे, अपने क्षेत्र में रहते होंगे तो वहां से सुनने को मिलता होगा कि जंगल राज रिटर्न हो रहा है। इसको लेकर के लोगों का माइंड में एक चीज फिट हो गया हुआ है। पहले हम लोग भी यही सोचते थे कि भाई आरजेडी है तो ये इस तरीके का हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं, गैस का गोली एक आता है, लाल गोली जो होता है वो, और एक हम लोग खाते हैं 12 रुपया का गोली आता है। तो हमारे दिमाग में बसा हुआ कि ललका गोली से नहीं ठीक होगा, तो हम जब तक पेट्रोल डीएसएल 4 नहीं खाते तब तक हमारा गैस खत्म नहीं होता। उसी तरीके से है, लोगों का मानसिकता कैसे आप चेंज कर सकते हैं? सरकार एकदम सक्षम है, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम व्यवस्थित करने के लिए लगा हुआ है सरकार। बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर के, क्योंकि आप लोग आरजेडी ज्वाइन किए हैं तो सवाल भी आपसे होगा कि आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है सरकार के? अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहता तो 36 घंटे के अंदर में सोमनाथ से अपराधियों को घसीट करके बिहार ले आया गया, इसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरी चीज, एक चीज और बता देते हैं, जब सरकार बनती है ना तो बहुत सारे अपराधी लोग थर्रा जाते हैं, तो वो क्राइम बढ़ाते हैं, क्योंकि सरकार पर निगेटिविटी आए और सरकार गिर जाए ताकि उस अपराधियों का मंसूबा बढ़ता रहे। लेकिन आप समझ लीजिए, ये तेजस्वी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, इस सरकार में एक भी अपराधी नहीं बचे। रह गई बात, आप यूपी की बात करते हैं, यूपी में ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जो सरकार बदलने तो दीजिए, सारे खुलासे होंगे। ऐसे इनकाउंटर करके यूपी में मार दिया गया है अपराधी बना करके। अपराधी तो खुला मुख्तार घूम रहा है, अपराधी तो प्रदेश खुला घूम रहा है, अपराधी को मारे कहां हैं आप केवल दिखावा किए हैं। बिहार में दिखावा नहीं होता है, बिहार में सोमनाथ से खींच करके और गाड़ी नहीं पलटते हैं, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का काम है अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजना, उसको इनकाउंटर करना अपराधियों को। ये लॉ एंड ऑर्डर का तौहीन है और हम लोग संविधान से चलते हैं। बिहार की सरकार संविधान पे चलता है, अपने व्यक्तिगत निजी द्वेष भावना के कारण नहीं चलता है। हमने जितने भी अपराधी पकड़े वो सारे अपराधियों, किसी को आजीवन कारावास मिला हो या किसी को जो भी मिला वो न्याय के हिसाब से न्यायिक हिरासत में मिला और माननीय न्यायाधीश के निर्देशानुसार में ही मिला। इसलिए सरकार इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर केवल और केवल प्रशासन की व्यवस्था पर है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल है। और भट्टी जी दिन रात एक एक थाना, एक एक मुख्यालय में जाकर के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भट्टी जी जब से आए हैं, उन्हीं की मैं बात करूं, हम लोग ने कवरेज किया था जस्ट यहाँ मुजफ्फरपुर से जिस दिन वो क्रॉस कर रहे थे उसी दिन जस्ट घटना होना शुरू हो जाता है। जस्ट यही की घटना है शहर में, जैसे उनकी गाड़ी मुजफ्फरपुर क्रॉस करती है उसके बाद से फिर मर्डर हो जाता है, गोलियां लगातार चलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार की घटना है। हालांकि हमारे साथ हरिओम जी भी हैं, हम उनसे भी इस पे स्टैंड चाहेंगे कि हरिओम जी आपसे अगर पूछें इस मैटर पे कि वास्तव में अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितना बेहतर समझ रहे हैं बिहार के लिए इसको आप? पहले तो मोड़ ध्वज एक्सप्रेस का बहुत ढेर सारी शुभकामना।
जो आप यहाँ आके टाइम दिए। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, पत्रकारिता बहुत अच्छे आप करते हैं। सिंपल सी बात है कि आतंकवादी या टेररिस्ट या जो अपराधी है उसका कोई जात नहीं होता है, ना कोई मजहब होता है। मजहब यहाँ से आदमी सिखाता है, और जब आदमी को वो चीज़ मिलता है दिमाग में बेरोजगारी की वजह से, तो बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कहाँ नहीं है? जब तक आप शिक्षा से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हर आदमी एक शिक्षित होंगे और सही मार्गदर्शन में चलेंगे। चैनल के माध्यम से हम लगातार इससे पहले भी बिहार की स्थिति दिखाते रहे हैं, और उसके बाद बिहार की स्थिति दिखाने के साथ साथ क्या स्थिति है और वर्तमान में सरकार किस प्रकार से चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर अच्छा करेंगे तो भी दिखेगा, और अगर आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है या आप अगर सरकार चलाने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर के भी सवाल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर सवाल होगा तो सरकार से होगा। अगर आप सरकार में हैं तो सीधा सवाल हम आप ही से करेंगे कि वास्तव में आप लोगों के सरकार में आखिर इस प्रकार का व्यवस्था अगर यहाँ चल रहा है या खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं लगातार। अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। डेड बॉडी की बात करें तो कई सारे डेड बॉडी हमको लग रहा है लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं, हर 2 दिन 3 दिन के बाद एक डेड बॉडी हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि वास्तव में वहाँ इस प्रकार की घटना हुई। तमाम आपराधिक मामले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या कंट्रोल में है बिहार? सरकार को बदनाम करने के लिए सब विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। ये बात आप कहीं नहीं समझ रहे हैं कि विपक्षी ये सब सारा करवा रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब रहता बिहार का तो आज यहाँ आप पत्रकारिता करने नहीं आते। आज जो हम बोल रहे हैं ये बोल नहीं पाते, तो कैसे कहें कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है। यहाँ के सांसद कहाँ हैं? उनको भी तो देखना चाहिए। विधायक कहाँ हैं? ये लोग तो एकदम, आप मुजफ्फरपुर के सांसद के बारे में बोल रहे थे। मुजफ्फरपुर के सांसद बोलते क्या है, संडे को कभी अभी फोन कर लीजिए, बोलेंगे हम इतवार को मिलेंगे। वो ऑफिस खोल लिए हुए हैं कि जाना है संडे के दिन ऑफिस में बैठना है, चल देना है, जनता का तो काम करना है नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर सब लोग चाहेंगे अच्छा से तो क्यों नहीं होगा? और यहाँ तेजस्वी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कितने इस पर कितने सख्त रहते हैं। कहीं भी बेलगाम नहीं घूम रहा है। दिन में कहीं देखे किसी को बंदूक लेके घूमते हुए या कोई तलवार लेके किसी को काटते हुए गर्दन की नहीं भिरा देंगे, तुम दो नहीं पैसा नहीं तो भिरा देंगे। अरे वो आपराधिक तत्व के लोग रहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहता है, जिस कारण से सब घटना घटाया जाता है जानबूझकर। क्या सरकार इस प्रकार के आपराधिक तत्वों को पकड़ने में नाकाम है? एकदम पकड़ेगी, छोड़ेगी नहीं सरकार किसी को। सरकार बिहार में बहुत मजबूत है। ये कोई अलग जगह का सरकार नहीं है। यहाँ गठबंधन जो बोल रहे हैं ना, गठबंधन वाली सरकार है। और यहाँ एक एक अपराधी को पकड़ कर और जेल में रख दिया जाएगा। नया नया जेल भी बनेगा और सबको लेके उसमें डाला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार की स्थिति को लेकर के, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज हम लोगों का मुख्य चर्चा था कि ये लोग अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं। राष्ट्रीय छात्र युवा एकता मंच के माध्यम से लगातार सेवा देने के साथ साथ अब उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि वास्तव में आप जैसे युवा अगर जिस संगठन के साथ होंगे, चाहे वो आरजेडी हो या अन्य जो भी संगठन हो, लेकिन अभी आप लोग आरजेडी में अगर गए हैं तो इस स्थिति को लेकर के हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आप लोगों के द्वारा जो बदलाव अभी किए जाएंगे।